नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल नवोदय वाले में। और आज हम आपसे अंकगणित, जो कि हमारे नवोदय वाले पेपर में, JNST के पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है एक बच्चे के सिलेक्शन के लिए, तो आज हम उससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे साझा करेंगे और उस प्रकार के क्वेश्चन आपसे करेंगे ताकि जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारे पहले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है 41 नंबर का, या फिर आप फर्स्ट मान लो आपकी तरफ से। 83,70,232 में 3 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। मतलब कि सीधा यह है कि 3 के स्थानीय मानों का क्या है, गुणनफल क्या है। क्या है, गुणनफल क्या है। 3 के स्थानीय मान मतलब 1 3 ये रहा और 1 3 ये रहा, इन दोनों के स्थानीय मान को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। आपस में क्या करना है, गुणा करना है। जैसे इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 2 3 4 5 डिजिट है तो 5 जीरो लग जाएंगे, 3 4 और ये 5, गुणा 3 का स्थानीय, दूसरा 3 कौन सा है, ये रहा, इसका स्थानीय मान कितना है, 3 के पीछे 1 डिजिट तो 1 जीरो हो गया। अभी इनको क्या कर लो, आपस में गुणा कर लो। 3 तिया 9, 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो, मतलब 90 लाख। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यह क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती 84 और महत्तम समावर्ती 14 हो, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, मतलब दो संख्याएं हैं जो किस में दे रखी है, अपने रेशियो में दे रखी है, और दोनों संख्याओं का एलसीएम दे रखा है और दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है। मतलब हमको क्या फाइंड करने की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका इन्होंने रेशियो दे रखा है। तो सीधी सी बात है, बस अब थोड़ा बहुत समझने की बात है। मैं आपको थोड़ा देखिए क्या बोला था, दो संख्याएं हैं जो किस अनुपात में दे रखी, 2:3 अनुपात दे रखी, ठीक है ना। और एलसीएम कितना दे रखा है उस संख्या का, 84, और एचसीएफ दे रखा है 14। इतनी बात समझ में आई। अब पूछ रहा था कि इनमें से इन जो दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। माना कि जो ये संख्या है हमारी कौन सी है, एक है 2x और दूसरी वाली है 3x। ठीक है, अब जब हमने इतना कर लिया तो अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी भी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा हो और उन दोनों संख्याओं के बारे में यदि पूछ रहा है, तो आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए कि एक संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। जैसा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने मान रखा है कि ये पहली संख्या क्या है हमारी, 2x, दूसरी संख्या हमारी क्या है, 3x, इक्वल टू एलसीएम कितना दे रखा हमारा, 84, एचसीएफ कितना है, 14। ठीक है, इतना तक समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करिए, हमको क्या करना है, इस x की वैल्यू फाइंड कर लो। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद इस x की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो हमारी वो संख्या आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में बड़ा कौन है, 3x बड़ा है, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। इसका मतलब क्या हुआ कि x तो कोई वैल्यू को डिफाइन नहीं करता, लेकिन बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, 2 और 3। तो इसका मतलब बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 3x है। मतलब x की वैल्यू यहाँ से निकाल कर यदि हम रख दें यहाँ पर तो हमारी बड़ी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे। 2 को 3 से गुणा किया कितना हो गया, 6, और x को x से गुणा किया कितना आ गया, x² इक्वल्स टू, अब ये 84 गुणा 14। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 6 को इधर ले जाओ, तो x² इधर रही, ये 6 इधर चला गया, 6 इधर क्या किसमें हो गया, डिवाइड में, क्योंकि इधर क्या था, इसके साथ में गुणा में था, इधर जा क्या हो जाएगा, भाग में। कभी भी हम राइट साइड टू लेफ्ट साइड में जब भी हम पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा,
जो गुणे में होगा वो डिवाइड में हो जाएगा, जो डिवाइड में होगा वो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा या गुणा में बदल जाएगा, और जो जोड़ में होगा वो बाकी में बदल जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्शन में बदलेगा या सब्ट्रैक्शन वाला एडिशन में बदल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब कितना आ गया, हमने ये कर दिया इतना। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। 6 से ये कटा 14 बार, कितनी बार कटा 14 बार। इसका मतलब 14 को 14 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, मतलब 14 को 14 से गुणा किया 196 आ गया। और x की वैल्यू निकालनी है, तो ये स्क्वायर जब भी इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले आगे किया है, किसी भी संख्या को उस संख्या से गुणा करते हैं तो उस संख्या क्या आता है, स्क्वायर आता है, और जब भी उस संख्या का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वही आएगा सेम। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारा, इसका जब हम रूट निकालेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, इसका 14 रूट आएगा। कितना आएगा, रूट 14 होगा। इसका मतलब हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। मतलब 3 × 14 करेंगे तो 14 तिया 42, मतलब हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 42 ही सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं हम, ये देखिए ऑप्शन नंबर हमारा 42 डी सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा को या 43 को। ठीक है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, मतलब अभाज्य संख्या कौन सी, ऐसी संख्याएं जिनमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, या फिर ये कह लो कि ऐसी संख्याएं जो किसी और अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या जिसके अंदर केवल या तो खुद का भाग जाता है या फिर एक का भाग जाता है, उसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, और हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या है, सबसे पहली संख्या देखो, प्रथम 5 बोला है तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, उसके बाद होता है 3, उसके बाद होता है 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। तो पहली 5 हमने लिख लिया। अब देखिए इनको क्या करना है, गुणनफल आपस में, तो सबका क्या कर लो, गुणा कर लो आपस में सबको। तो देखो 2 तिये 6, 6 पंजे 30, 30 साते 210 गुणा 11। अब 11 का 0 बार जो गुणा किया तो क्या आएगा, 0। 11 का पढ़ा एक बार बोला कितना आया, 1, सॉरी 11 का 1 हासिल का 1, 11 दूना 22, 22 और 1 23, मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2310। ऑप्शन नंबर बी सही। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु को 285 में बेचने पर, इसका मतलब एसपी कितनी है हमारी, 285। एसपी कितनी है, एसपी कितनी है हमारी, 285। ठीक है, फिर क्या है, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, जिस पर हमको इस वस्तु को बेचा है। ठीक है, ठीक है। फिर आगे बोला 25% की हानि होती है, मतलब लॉस कितना है हमारा, 25%, 25% लॉस हो रहा है। फिर यदि वह उस वस्तु को 420 में बेचता है तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। अब उसने बोला है इफ़, यदि उसकी एसपी 420 हो तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। क्या पूछा हमें, प्रॉफिट मतलब फ़ायदा या लाभ कितना होगा। एसपी के लो सेलिंग प्राइस, ठीक है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यदि 420 में बेचता है तो अब हम देखो हमेशा लाभ प्राप्त करने के लिए या लाभ फाइंड करने के लिए हमारे पास क्रय मूल्य फाइंड करना पड़ेगा, क्रय मूल्य फाइंड करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य को अब यहाँ से इसको हम यहाँ से निकालेंगे, ये बात की बात है। अब देखिए माना 25% को हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या है, 25/100 लिख सकते हैं। तो 25/100 इसका मतलब क्या है, हमारी सीपी कितनी है 100 और उस पर लॉस कितना हो रहा है 25 का। इसका मतलब हम बेचेंगे कितना, अब हमें कोई भी चीज़ हमने 100 में खरीदी है और 25 का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हम उस चीज़ को कितने में बेचेंगे, 75 में बेचेंगे, तभी तो 25 का नुकसान होगा। तो हमारी मानी हुई एसपी और सीपी हमारे पास में आ गई। ठीक है, तो अब सीपी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सीपी अपॉन कौन सी सीपी, जो मानी हुई है हमने, ठीक है ना, सीपी अपॉन एसपी, एसपी कौन सी जो हमने मानी है, गुणा एसपी कौन सी जो रियल है, कौन सी है ये, ठीक है ना। तो अब इसको आप सॉल्व करते हैं। तो देखिए सीपी कितनी है हमारी 100 है, बट्टा एसपी कितनी है हमारी जो मानी थी हमने 75 है, ये आ गया।
गुणा एस पी कितनी रियल 285। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 25 से ये कट गया 4 बार, मतलब 25 का भाग 100 में कितनी बार गया 4 बार, और 25 का भाग 75 में कितनी बार गया 3 बार। अब आगे देखिए, अब 8 और 5 13, 13 और 2 15, इसका मतलब ये 3 से विभाजित हो रहा है, 3 का भाग जा रहा है, ठीक है ना। तो ये 3 का भाग जा रहा है। अब ये मैंने कैसे चेक किया, सोच रहे हो कैसे सीधा सीधा कैसे चेक कर दिया कि भाई कौन सा भाग जा रहा है कौन सा नहीं जा रहा। तो इसके लिए आपको हमारा वीडियो देखना पड़ेगा। कौन सा, समझ गए, नवोदय वाले चैनल के ऊपर मानसिक योग्यता के नीचे या फिर कभी आप एक अंकगणित नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें जाके आप चेक कर लीजिए कि भाजकता के नियम संबंधी एक वीडियो है, जो आपको पूरा देख लीजिए, ताकि आपका जो ये विभाजकता के नियम है, किस प्रकार कौन सी संख्या में किसका भाग जाएगा किसका नहीं जाएगा, कैसे चेक करते हैं, ये पूरा वीडियो आपको सही तरीके से समझा रखा है और ये आपको पूरी हेल्प करेगा इस तरीके के क्वेश्चन करने में, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट आगे देखते हैं, 3 से 3 में देखो इसका भाग कितनी बार गया 28 तक देना है, 28 तक 3 का भाग कितनी बार गया 9 बार, 3 का भाग कितनी बार गया 9 तिया 27, तो कितनी बार भाग गया 9 बार। फिर पीछे कितना बच गया 1, और वो 1 के पीछे लग गया 15। अब कितना 3 का भाग कितनी बार गया 5 बार, मतलब कितना आया यहाँ से 95, यहाँ पे है 4। अब 4 को गुणा करो 95 से, तो 4 पंजे 20 का 0, असल का 2, 4 9 36, 36 और 2 38, मतलब हमारी सीपी कितनी आ गई 380। मतलब हम कोई वस्तु कितने में खरीद के लाए हैं 380 में खरीद के लाए हैं, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, हमारी सीपी फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि यदि आप उसको 420 में बेचते हो, अब सीधी सी बात है हम कितने में बेचें, एसपी दे रखा है। अब प्रॉफिट निकालने का सीधी सी बात है, अब प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है वो आप सोचिए कि हम 380 में 380 में कोई भी चीज़ खरीद कर ला रहे हैं और उसको 420 में बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हमारी जो बेच रहे हैं जिसके मतलब वो प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है प्रॉफिट है। जब भी हम सेलिंग प्राइस क्या होगी, जो विक्रय मूल्य होगा वो हमारा ज़्यादा होगा, तभी प्रॉफिट होगा। तो देखिए अब एस पी माइनस सी पी, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना है हमारा 420 माइनस 380, 0 में से 0 घटाया कितना आ गया 0, 2 में से जाएगा नहीं 8, तो 12 में से 8 गया, पीछे कितना बचा 4, ठीक है। फिर 3 में से 3 गया 0, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 40 का। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 40 आया ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम अब तो बढ़िए हम बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 22 पुरुष 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 715 रुपये कमाते हैं, तो 32 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना रुपए कमाएंगे। तो बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब 32 पुरुष 10 घंटे काम करके 712 कमाते हैं, और उसी जगह क्वेश्चन क्या पूछा हमको कि 22 पुरुष 8 घंटे काम करके 712 रुपये कमाते हैं, और 32 पुरुष 8 घंटे काम करके कितना रुपये कमाएंगे, ठीक है। देखिए तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा कि भाई काम कितना हुआ, कितने काम के ये 712 रुपये लग रहे हैं। तो किस सीधी सी बात है, कुल काम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कुल काम के लिए क्या करोगे, जितने लोग हैं उनको समय से क्या करोगे मल्टीप्लाई कर लोगे। तो 22 गुणा 10 इक्वल टू कितना आ गया 220 काम हो गया। मतलब 220 काम का इनको कितना मिल रहा है 15 है, कितना है 15 है, 715 रुपये मिल रहे हैं इनको। कितने रुपये मिल रहे हैं 220 काम करने के 715 रुपये मिल रहे हैं। इसका मतलब एक काम का कितना मिलेगा इनको 715 बटा 220 रुपये, ठीक है। तो अब हम जो हमें पूछा था उसका भी तो कुल काम निकाल लेंगे, इन्होंने कुल कितना काम किया उसके अकॉर्डिंग इनको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो देखिए कुल काम इन्होंने कितना किया, 8 दूनी 16, असल का 1, 8 दिया 24, 24 और 1 25, मतलब 256 काम किया। तो जब हमको एक काम का पता है 256 काम का निकालना है तो बहुत आसान है। जब एक की वैल्यू दे रखी हो और ज़्यादा की पूछे तो उसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो एक की वैल्यू को 256 से क्या करो मल्टीप्लाई कर लो। तो 256 काम का रुपए लगेंगे या रुपए मिलेंगे 715 बट्टा 220 गुणा 256,
56। अब इसको डिवाइड कीजिए थोड़ा, ये 2 से कट गया 128 बार, ये 2 से कट गया 110 बार, ठीक है। ये 2 से कट गया 64 बार, ये 2 से डिवाइड हो गया 55 बार। अब ठीक है, अब ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। ये 5 से डिवाइड हुआ एक बार, फिर 4 बार, फिर 3 बार। ये 5 से डिवाइड हुआ 11 बार, ठीक है। फिर ये 11 से डिवाइड हुआ, ये 11 से विभाजित हो रहा है, तो 11 से विभाजित कितनी बार हुआ, ये 11 से विभाजित हुआ एक बार, फिर 3 बार। तीन बार, ठीक है। 13 बार भाग से डिवाइड हुआ 11 से, ठीक है। अब इधर है 13, इधर बच गया 64, इन दोनों को क्या कर लो, इधर 13 है, इधर 64 है, दोनों गुणा हो जाएगा। 13 चौक 52 का 2, हासिल का 5, 13 छक्का 78, 78 और 5 83, 832। कितने रुपये आएंगे, 832 रुपये इनको मिलेगा। 32 पुरुष 8 घंटे काम करके कितना रुपये कमाएंगे, 832 रुपये। 30 ए आंसर सही है, 832 ए आंसर सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कितने, 2 कोष्टक 28 माइनस 21 कोष्टक बंद भाग 7 गुणा 2 प्लस 2, ठीक है। इसको इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। 2 कोष्टक 28 माइनस 21 भाग 7 गुणा 2 प्लस 2, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। एक होता है रूल, बोडोमास नाम करके एक रूल है जो आपको समझना होगा अच्छे से। उनसे संपूर्ण जानकारी लेनी है तो हमारा एक वीडियो है जो इस नीचे या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में दे रखा है, जो उसे आप जाके देख सकते हैं और अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आगे कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना। सबसे पहले क्या करेंगे हम, BODMAS, ठीक है। B मतलब ब्रैकेट, A मतलब ऑफ मतलब का, और D मतलब डिवाइड, M मतलब मल्टीप्लाई, A मतलब एडिशन, और S मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब बाकी, ठीक है। मतलब पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे और फिर बाकी करेंगे। और पहले सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट जो दे रखा है इसको सॉल्व करो। 28 माइनस 21 करेंगे कितना आएगा, 7, ठीक है। और बार क्या है, ये कोष्टक में 2 था, अब इसके साथ में मल्टीप्लाई था, अब ये डिवाइड है, ये 7 गुणा 2 का 2 प्लस का प्लस 2 का 2, पूरा सॉल्व कर लिया। अब ये कोष्टक हट गया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट तो हो गया, अब उसके बाद डिवाइड होता है। तो डिवाइड को कोष्टक में ले लो, 7 का 7 में भाग गया एक बार, गुणा 2 प्लस 2। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या होगा, गुणा होगा। तो देखो ये तीनों के बीच में गुणा है, तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 4, 4 और प्लस में 2, आंसर कितना आएगा, 6 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, उसमें क्या है, 0088 डिवाइड बाय 0.2 डिवाइड बाय 0.2। कैसे करेंगे इसको, पहले तो देखो डेसिमल हटेगा, देखो डेसिमल ये हटा तो कितने बार डेसिमल लगा हुआ था, 1 2 3 4 बार लगा था। तो इसका मतलब अब जो नीचे आएंगे वो कितने आएंगे, 1 के बाद 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ डेसिमल नीचे लगा है तो यहाँ इसका डेसिमल हटेगा तो ऊपर जाके कितने बार डेसिमल लग जाएगा, 1 के बाद डेसिमल लगा था तो 10 हो जाएगा, एक के पीछे 1 जीरो लग जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट गया, 1000 हो गया। अब इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दो, 2 का भाग दिया, इसके अंदर कितनी बार जाएगा, देखो 4000 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 40,000 88, तो आधा कितना हो जाएगा इसका, 20,044, 20,044 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 20,044 इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का भाग चला गया। अब क्या है, नीचे 1000 दे रखा है नीचे, तो सीधी सी बात है 20,044 डिवाइड बाय 1000। अब इसको जब वापस हम डेसिमल में बदलेंगे
तो नीचे कितने हैं, 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो कट जाएंगे, डेसिमल कितने बार लगेगा, 3 के बाद, ऊपर जाके कितने बार डिजिट बाद लगेगा, 1 2 3, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, तो 20.044 इसका सही आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 6, 9, 12, 15 या 18 में से किसी एक से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि 6, 9, 12, 15, 18 सबका भाग इसके अंदर जाना चाहिए, मतलब इसके अंदर जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब का क्या कर लो, एलसीएम फाइंड कर लो। फिर एलसीएम से क्या करो, आप इसको डिवाइड करोगे, मतलब इन संख्याओं के एलसीएम का भाग जिन संख्या के अंदर जाएगा ना, उन सब के अंदर इसका भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इस तरीके से हम करो, एलसीएम फाइंड करो, 6, 9, 12 और 15 डिवाइड, सॉरी एलसीएम 2 से डिवाइड किया, 3, 9 जाएगा नहीं, सेम 6, 15। ठीक है, फिर 2 से भाग दिया, 3, इसमें जाएगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं। अब 3 का जा रहा है, इसमें गया, इसमें गया 3 बार। ठीक है, इसमें गया 5 बार, फिर 3 का जा रहा है, 1 1 1, और अब 5 में भाग, यानी 4 5 का 5, 5 में भाग गया 1 1 1 बार। अब इसको क्या कर लो, गुणा कर लो, 5 दिया 15, 15 दिए 45, 45 दूनी 90, 90 दूना 180, मतलब एलसीएम कितना आ गया हमारा, 180 आ गया। इसका मतलब 9,999 में 180 का भाग दो, 180 का मतलब 900 के आसपास आएगा, 18 पंजे 90, 18 6 108, 10,000 से ऊपर चला जाएगा, तो 18 पंजे 90 कितना आ जाएगा, 900। कितना आ गया, 900 आ गया, और पीछे बच गया 99, फिर 9 इसके पास में उतार लिया, फिर भाग कितनी बार गया, 5 बार, कितनी बार गया, 5 बार, कितना आ गया इधर, 900 आ गया। इसका मतलब शेष कितना बच रहा नीचे, 99 बच रहा। मतलब इस संख्या के अंदर 99 यदि कम कर ले तो इस 180 का भाग 99 के अंदर पूरा पूरा जाएगा, मतलब 99 बच रहा है ना, तो इस जो 2 नंबर बच रहा है उसको इसमें सबट्रैक्ट कर लो, तो कर लोगे तो 180 का भाग इस संख्या के अंदर पूरा पूरा जाएगा। तो ठीक है, तो 9,999 माइनस 99 करेंगे तो कितना बच जाएगा, 9,900 बढ़ जाएगा, 9,900। तो अब समझने वाली बात है कि जो हमारी सबसे बड़ी संख्या आ गई है कि जिसके अंदर इन एलसीएम का मतलब 6, 9, 12, 15 का भाग पूरा पूरा जाता है, वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9,900 है। ठीक है, 9,900 के अंदर 6 का भाग भी जाता है, 9 का भाग भी जाता है, 12 का भी जाता है, 15 का भी जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि भाग देने पर प्रत्येक में शेष 3 बचना चाहिए। तो इसका मतलब यदि हम इस संख्या के अंदर 3 जोड़ दें तो जब भी इसमें भाग देंगे तो ये 3 हमेशा शेष बचेगा। ठीक है, तो बस देखिए अब 9,900 प्लस 3 करेंगे तो 9,903, इसका 3 ऑप्शन में सही हो जाएगा, 9,903 बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन 210 दे रखा है। कितना दे रखा है, 210। अब क्या बताना है, 210 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड कीजिए इसका, 2 का भाग दिया, कितना आया इसमें 105। अब 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का जा रहा है तो 3 का दीजिए, 3 का भाग दिया, कितनी बार गया, 3 तिया 9, पीछे 1 बचा, 3 पंजे 15, फिर 3 का जा रहा है, सॉरी 3 का नहीं जा रहा, अब 5 का जा रहा है, तो कितनी बार हुआ, 7 बार, कितना आ गया, 1 आ गया नीचे। अब हमारा अभाज्य गुणनखंड पूरा हो गया। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि कितने गुणनखंड है, तो 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जब भिन्नों को 2/3, 1/4, 3/6 और 3/4 को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो वे कौन सी होगी। बढ़ते क्रम में मतलब पहले सबसे हमारा क्या आएगा, छोटी संख्या आएगी, मतलब स्मॉलेस्ट आएगा, और बाद में क्या आएगी, ग्रेटेस्ट आएगी, मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब आरोही क्रम में। इनके जो ये हर दे रखे हैं ना, जैसे मान लो फ्रैक्शन क्या दे रखी है हमारी, 2/3, 1/4, 3/6 और 3/4।
ठीक है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आपको किस प्रकार ऐसे देखिए जो फ्रैक्शन दे रखी है ना, इनके हमेशा ध्यान रखना, इन हर को इससे, इसको इससे, अब इन दोनों को फ्रैक्शन को लीजिए और इनमें से देखिए सबसे छोटी कौन सी, इन दोनों में छोटी कौन सी है। तो देखिए 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, इसका मतलब इसके यहाँ 8 आ रहा है, इसके यहाँ 3 आ रहा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन इन दोनों में छोटी है। तो हमको क्या चाहिए, सबसे छोटी चाहिए कि सबसे पहले कौन सी आएगी। ठीक है, तो फिर देखते हैं आगे। अब ये छोटी है, अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में देखते हैं कि कौन छोटी है और कौन बड़ी है। तो 6 एकम 6, 4 तिया 12, इसका मतलब अब भी ये छोटी है, मतलब ये इससे बड़ी है। अब इसकी तुलना इससे करेंगे तो देखिए 4 एकम 4 और 4 तिया 12, इसका मतलब अब भी ये फ्रैक्शन छोटी है, मतलब सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, 1/4। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये तो कट गई हमारी। अब इन दोनों में से बड़ी कौन सी, पहले वो चेक करते हैं। ठीक है, ये तो हट गई हमारी फ्रैक्शन। अब इनमें से देखिए इन दोनों में बड़ी कौन सी है, तो 3 तिया 9 और 6 दूनी 12, मतलब ये छोटी है। ठीक है, अब इसकी तुलना इससे करते हैं ताकि पता चले कि इन दोनों में छोटी कौन सी है। तो देखो 6 तिया 18 और 4 तिया 12, मतलब अब भी ये फ्रैक्शन छोटी है, तो 3/6 इधर आ जाएगा। अब ये फ्रैक्शन हट गई। अब इन दोनों में से बड़ी कौन सी, वो देख लीजिए, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, मतलब ये फ्रैक्शन छोटी है, तो 2/3 और उसके बाद कौन सी आएगी, 3/4। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन कहाँ देखने को मिलेगा, देखिए फिर 3/4, ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। जो कि है हमारा, एक स्कूल में 24 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, जब क्या है 24 बच्चों की, बच्चे कितने हैं 24। ठीक है, उनका एवरेज कितना है, मतलब औसत कितना है, औसत कितना है 12 वर्ष। ठीक है, फिर क्या है, एक शिक्षक की आयु को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु में 3 वर्ष वृद्धि हो जाती है। जब औसत आयु कितनी 12 थी ना, उसमें कितनी हो जाएगी, 3 की वृद्धि हो जाएगी, 3 की वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 15 हो जाता है यदि एक शिक्षक के आने से। मतलब पहले 24 बच्चे थे, उसमें एक शिक्षक आ गया तो टोटल कितने हो गए, 25 हो गए। अब औसत कितने संख्या होगा, 25 का होगा। और जो औसत आ रहा है वो कितने आ रहा है, 25 का औसत कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। 25 का औसत कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि देखिए 24 बच्चों का औसत दे रखा है, तो 24 बच्चों का जब औसत 12 वर्ष है तो 24 बच्चों की आयु का योग, 24 बच्चों की आयु का योग क्या होगा, औसत गुणा, मतलब औसत गुणा बच्चों की संख्या। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हमारा क्या आ जाएगा, 24 बच्चों की आयु का योग कितना, 12 चौका 48, 4 12 2 24, 24 और 4 28, मतलब कितना आ गया, 24 बच्चों का योग कितना आ गया हमारा 228। अब देखिए हमारे 24 बच्चे थे, उनमें से एक टीचर की आयु जोड़ दी, तो मतलब अब संख्या कितनी होगी लोगों की, 25 हो गई। अब 25% की औसत कितना है, 15 है, क्योंकि पहले 12 वर्ष था, उसमें 3 की वृद्धि हो जाती है एक शिक्षक के आने से, तो कितना हो जाएगा औसत, 15 हो जाएगा। तो 25 लोगों के आयु का योग कितना हो जाएगा, 15 × 25, तो 15 पंजे 75, असल का 7, 15 2 30, 30 और 7 37, कितना हो गया, सॉरी 15 पंजे 75, असल का 7, 15 2 30, 30 और 7 37। हाँ जी, कितना आ गया एवरेज हमारा, योग कितना आ गया 25 जनों का, 375। इसका मतलब जब 24 बच्चे थे उस समय उनकी आयु का योग कितना था, 288 था। जैसे ही एक टीचर आया उनकी आयु कितनी बढ़ गई, जो इनका आयु का योग था वो कितना हो गया, 375 हो गया। इसका मतलब जो बड़ा है वो किसकी वजह से बड़ा है, टीचर की वजह से। तो 375 माइनस 288, 15 में से हासिल लिया, 15 में से 8 गया, पीछे 7 बचा, फिर इधर 6 में से इधर लाया 1, हासिल कितना हो गया 16, 16 में से 8 गया, पीछे कितना बचा 8 बचा, और 2 में से 2 गया 0 बचा। इसका मतलब उस टीचर की, शिक्षक की आयु कितनी थी, शिक्षक की आयु थी 87 वर्ष, 87 वर्ष। देखिए अब ऑप्शन 7 वर्ष, ये देखो ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, दशमलव के 2 स्थानों तक 4 पॉइंट। अब देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 स्थानों तक मान कौन सा हो जाएगा हमारा, ये इतना।
4.38। 3 तक पूछता तो इसको यहाँ तक साथ लेते, 4 तक पूछता तो इसको भी साथ में लेते, तो हमारा क्या हो जाएगा 4.38। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा, यदि 6 दर्जन केलों का मूल्य 90 रुपये है, मतलब 6 दर्जन का रुपये कितना है 90 रुपये, ठीक है, और 26 किलो का मूल्य फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? 26 किलो का कितना प्राइस होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। सबसे पहले आपको समझने वाली बात यह है कि जब 6 दर्जन किलो का मूल्य 90 रुपये है, मतलब आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? 26 किलो का मूल्य फाइंड करना है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 केले का मूल्य कितना है। यदि हमारे पास में 1 केले का मूल्य आ जाएगा तो हम 26 किलो का मूल्य फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें 6 दर्जन में कुल कितने केले वो फाइंड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल 1 दर्जन में कितना होते हैं? 12 केले होते हैं। कितने होते हैं? 12 केले। तो 6 दर्जन में कितने हो जाएंगे? 12 गुणा 6 इक्वल टू 72 केले। मतलब अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास में क्या आ गया कि भैया 6 दर्जन लिखो या 72 केले लिखो, मतलब 72 केलों का मूल्य हमारे पास में है 90 रुपये। तो 1 केले का मूल्य कितना होगा? 1 केले का मूल्य निकालने का हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है? जब ज़्यादा का दे रखा हो, 1 का फाइंड करना हो, तो हमेशा क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, और 72 का क्या दे दो? भाग दे दो। अब इसमें 6 से ये डिवाइड हो रहा है 12 बार, और ये 6 से डिवाइड हो रहा है 15 बार, ये 3 से डिवाइड हो रहा है 4 बार, ये 3 से डिवाइड हो रहा है 5 बार। मतलब 1 केले का मूल्य आ गया 5/4। 1 केले का मूल्य कितना आ गया हमारा? 5/4। अब जब हमारे पास में 1 केले का मूल्य आ गया है तो हम आसानी से 26 किलो का मूल्य फाइंड कर सकते हैं। जब 1 केले का मूल्य 5/4 हो तो 24 किलो का मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? 5/4, मतलब 1 की वैल्यू को जितना का फाइंड करना उतने से गुणा कर दो। 26 का 26, 4 से 26 कितनी बार कटा? 4 से 26 नहीं कटेगा, 2 ये कटा 2 बार, ये कटा 13 बार। ठीक है, 13 पंजे 90, 65 में 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, 65 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 32 से 64 होता है, तो 32.5 कितना आंसर आएगा? सॉरी 65/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 32/5 आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? और बोलते हैं एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, या क्षेत्रफल नहीं देगा, संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है 216 वर्ग मीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना? आपको दिया क्या है? एरिया दे रखा है। किसका? क्यूब का। ठीक है, क्यूब का एरिया दे रखा है 216, और क्या फाइंड करना है? आयतन फाइंड करना है, मतलब वॉल्यूम, आयतन फाइंड करना है। तो सबसे पहले बस इसको फाइंड कर लेते हैं। देखिए, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का? 6a² इक्वल टू कितना दे रखा है? 216। अब हमारे पास आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब। कितना होता है? a क्यूब। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। a की वैल्यू कहाँ से आएगी? इस एरिया वाले फॉर्मूले से। तो देखिए, अब इस a की वैल्यू फाइंड करने के लिए 6 इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, और 6 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा? ये 6 तिया 18, और पीछे बच गया 3, 3 और 6 छगमग 36। इसका मतलब a² की वैल्यू कितनी आ गई? 36। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? ये रूट में बदल जाएगा, और a की वैल्यू कितनी आ गई? 6। जब a की वैल्यू 6 आ गई तो आयतन क्या? आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a × a ×
ए, मतलब ए क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू होता है 216। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 216 ही आंसर हो जाएगा, 16, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई और लंबाई चौड़ाई की 2/1 बटा 2 मतलब 2.5 गुनी है। यदि आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग मीटर है तो आयत की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए इसमें एक चीज़ दे रखी है लंबाई, एक लंबाई है एक चौड़ाई है। ठीक है, दो चीज़ दे रखी है, क्या बोला है कि लंबाई है वो चौड़ाई की 2.5 गुनी है, मतलब चौड़ाई की वो 2.5 गुनी है। मतलब 2 को आप देखिए सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे, 2/1 बटा 2 को, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 बटा 2, 5 बटा 2। मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई की कितनी है, 2.5 गुनी है। इसका मतलब देखिए जैसे फ्रैक्शन बना हमारा 5 बटा 2, तो यदि चौड़ाई 2 है तो हमारी हाँ लंबाई कितनी है, 5 है। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि 2 का 5 क्या होता है, 2.5 गुनी होती है, 2 का 5 क्या होता है, 2.5 गुना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए जब चौड़ाई 2 है तो लंबाई कितना है, 5 है। तो हम इसको मान लीजिए, तो देखो लंबाई हमने मान ली 5x, चौड़ाई मान ली हमने 2x। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करना है कि हमको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, मतलब क्षेत्रफल दे रखा है। कितना दे रखा है, 360 वर्ग मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर दे रखा है एरिया। अब देखिए इसको किस प्रकार से हम सॉल्व, जो ये हमारी लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, एरिया वाले फॉर्मूले में रखना है, क्योंकि हमको एरिया दे रखा है तो एरिया के फॉर्मूले में इसको लिखेंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू कितना दे रखा है, 360। लेंथ हमने मान लिया 5x, ब्रेथ कितना है 2x, इक्वल टू कितना आ गया 360। जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10, 10 5 दूनी 10 और x को x से करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 360। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ताकि हम क्या कर सकें, इस यहाँ रख कर हम क्या करें, लंबाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस x की वैल्यू यहाँ ले जाके रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, l की लंबाई या फिर लंबाई की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए x की वैल्यू इधर रखेंगे, 360 के अंदर किसका भाग दिया, 10 का भाग दिया, 0 से 0 कटा, कितना आ गया 36। अब यहाँ पर कितना स्क्वायर था, अभी ये स्क्वायर इधर जाएगा कितने बच जाएगा, रूट में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। इसका मतलब अब 5 की जगह x की जगह 6 रखो तो 5 6 30, 5 6 30। इसका मतलब लंबाई क्या है इस आयत की लंबाई है 30, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है आएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम ये वीडियो थोड़ा छोटे बनाएं या फिर आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश करें तो हमें कमेंट कर बताना। ठीक है, ज़रूर बताना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब सीधी सी बात है, आपको देखिए जो संख्याएं दे रखी है ना उसमें आपको सबसे पहले एक दे रखा है 0 पॉइंट, देखो सबके आगे 0 है तो सबसे पहले इधर होल नंबर पार्ट से आपको देखना शुरू करना। देखो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, 0 के बाद सब में डेसिमल है, सब में डेसिमल है। अब डेसिमल के जस्ट बाद जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या क्या है, सबसे बड़ी है। ठीक है, और जिसमें डेसिमल के बाद सबसे छोटी संख्या है वही संख्या सबसे छोटी है। तो देखिए इसमें 1 है, इसमें 0 है, मतलब ये बड़ी। ठीक है, फिर ये तो छोटी हो गई। अब इसमें देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, मतलब ये बड़ी होगी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 है और यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मतलब डेसिमल के बाद में यदि मान लो होल नंबर में सभी के 0 हो और डेसिमल के बाद में वाली संख्याएँ दे रखी हो, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि 1/10th प्लेस पर, इस प्लेस पर जो नंबर बड़ा होगा तो वो फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी। इसी नंबर के आधार पर डिसाइड होगी, मतलब फर्स्ट डेसिमल के जस्ट पहले डिजिट के आधार पर डिसाइड होगा कि वो संख्या बड़ी होगी या छोटी होगी। नंबर यदि सबसे बड़ा है तो वो संख्या बड़ी होगी, नंबर यदि छोटा है तो वो संख्या क्या होगी, सबसे छोटी होगी। बाद में भले कितने भी नंबर लगे हो उससे कोई मैटर नहीं करता। जैसे 800 से 87, अब देखो यहाँ पे लिखा है 87, यहाँ है 9, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी संख्या इतनी बड़ी संख्या क्यों है। लेकिन डेसिमल के बाद में यदि मान लो बड़ी संख्या 9 है और यहाँ पर 8 है, इसका मतलब बड़ी संख्या कौन सी, 0.9। एक व्यक्ति अपनी आय का 12% शिक्षा पर खर्च करता है। अब देखिए शिक्षा कितना खर्चा करता है, 12%। फिर क्या बोला, और 38% खाने पर खर्चा करता है। खाने पे मतलब भोजन पे कितना करता है, 38% भोजन पे करता है। ठीक है, फिर क्या बोला, यदि वह खाने पर 1368 रुपये खर्चा करता है, मतलब परसेंटेज में तो इतना खर्चा करता है, लेकिन संख्या में कितना करता है, मतलब रुपयों में कितना करता है, 1368 रुपये करता है। तो बताओ तो शिक्षा पे वह कितने रुपये खर्च करेगा। तो बस इसको ज़्यादा कोई फॉर्मूले में नहीं घुसना है, सीधा देखिए 38% की वैल्यू कितनी है, हमारे को क्या चाहिए, 12% की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब कि शिक्षा पे कितना खर्चा करता है, क्वेश्चन ये है हमारा। तो हमारे पास में ये पड़ा है कि 38% की वैल्यू, मतलब 38% का
वैल्यू कितनी है 1368 रुपये, ठीक है। 38% की वैल्यू जब 1368 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे को पास में 1368/38। अब 1% की वैल्यू आ गई है तो क्या 12% की निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 12% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, जो 1% की वैल्यू है उससे क्या करोगे, गुणा कर दोगे। बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, ये 2 से कट गया 19 बार, ठीक है। ये 2 से कट गया 19 बार, ये 2 से कट गया 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 1 8 बार, 8 2 16, फिर कट गया 4 बार, 684, ठीक है। अब देखिए ये संख्या क्या 19 से डिवाइड होती है, ये संख्या क्या 19 से डिवाइड होती है? देखिए पहले 19 8 11, हाँ बिल्कुल हो रही है ना। 19 दिया, 19 से कितने बार कटा 3 बार, 57 पीछे कितना बचा 3 और 8 11 और ये 4 114, मतलब 19 छक्के 114, मतलब कितना आ गया, इसको इससे कितनी बार कट गया ये 36 बार, मतलब 36 गुणा इधर कितना बच गया 12, 12 छक्के 72, असल का 1, 12 तिया 36, 12 तिया कितना हुआ 36, 12 तिया 36, 36 और 7 कितने हुए 43, 432 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा 400, मतलब 12 तिया 36 और 7 43, ये कितना हो जाएगा 432 रुपये वो किस पे खर्चा करता है, शिक्षा पे खर्चा कर सी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, जो नहीं लास्ट नहीं सॉरी, देखिए आगे क्या है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 शाही 3/4, क्या क्वेश्चन है हमारा, 1 शाही 3/4 प्लस 2 शाही 5/8, 2 शाही 5/8, ठीक है। देखिए पहले तो क्या करो, उसको सिंपल बदलो, 4 एकम 4, 4 और 3 7/4 प्लस 8 2 16, 16 और 5 21, 21/8, 8 चौक 32, फिर 21, अब इसको क्या करिए आप 8 चौक 32 एलसीएम ले लिया हमने, इन दोनों का क्या करो गुणा करके इसको नीचे लिख लीजिए। अब देखिए क्या है, 4 का भाग इसमें कितनी बार गया 8 बार गया, ठीक है। ऊपर कितना 7 था, 7 का 7 लिख दिया। अब 8 का भाग इसमें कितनी बार गया 4 बार, ऊपर कितना है 21 का 21 लिख दिया। अब देखिए आगे, अब दोनों में क्या करना, जोड़ना है ना, तो जोड़ कर दीजिए, 8 7 56 प्लस 21 चौक 84 अपॉन 32। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 4 10 का 0, हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 140/32। आगे देखिए 140/32। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 का भाग गया इसमें 16 बार, इसमें 2 का भाग गया 70 बार, इसमें 2 का भाग गया 8 बार, इसमें 2 का भाग गया 35 बार, मतलब कितना आ रहा है 35/8। अब देखिए इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का भाग कितनी बार गया, 8 2 16, 8 चौक 32, 8 चौक 32, ऊपर कितना बच गया 3, नीचे कितना 8, तो 4 सही 3/8, 4 सही 3/8 ऑप्शन नंबर हमारा क्या है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई से 12 मीटर कम है, मतलब एक है प्लेटफॉर्म, एक है प्लेटफॉर्म, एक है रेलगाड़ी, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म दे रखा है, एक दे रखी है रेलगाड़ी। अब जो रेलगाड़ी की लंबाई है ना, क्या बोला, रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई से 12 मीटर कम है, मतलब रेलगाड़ी की मान लो x है तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई से 12 कम है, इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई हमने x मान ली, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है x - 12। इसका मतलब जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है उससे 12 कम क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है, ठीक है। फिर क्या बोला इसने आगे, उस प्लेटफॉर्म को 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 8 सेकंड में पार कर सकती है। एक ट्रेन है जो रेलगाड़ी चलती हुई है, वो कितना है, स्पीड कितनी दे रखी है उस रेलगाड़ी की, 108 किलोमीटर पर आवर,
स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखिए, टाइम कितना ले रही है पार करने में, प्लेटफॉर्म को पार करने में समय कितना ले रही है, 8 सेकंड का टाइम ले रही है। कितना टाइम ले रही है, 8 सेकंड का टाइम ले रही है, ठीक है। अब बोला है कि इस प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालिए। इस प्लेटफॉर्म की क्या पूछा हमको, लेंथ, लंबाई, ठीक है। बस तो सिंपल तरीके से हो सकता है, ठीक है। और करना है, सबसे पहले तो देखो स्पीड हमको क्या दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। हमको क्या चाहिए, देखो टाइम सेकंड में दे रखा है, ठीक है। तो टाइम सेकंड में दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसकी स्पीड है उसको कैसे बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि सेकंड में पार हो रहा है ना, तो इसकी स्पीड किस में बदलनी पड़ेगी हमको, मीटर प्रति सेकंड में। तो मतलब किलोमीटर प्रति हॉवर को जब भी हम मीटर प्रति सेकंड, कितने सेकंड में बदलेंगे तो क्या करना है हमको, मीटर का मतलब कितना होता है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में कितने हुए, 3600 सेकंड, ठीक है। अब इसको देखिए, 00 से 00 कट हो गया, 2 से कट गया 5 बार, ये 2 से कट गया 18 बार। इसका मतलब क्या है, जो हमारी 108 स्पीड है इसको आप गुणा कर दीजिए किससे, 5/18 से गुणा करते ये कि स्पीड हमारी किस में हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। तो देखिए 18 से कितनी बार कट गया, 6 बार, 6 पंजा 30, मतलब क्या है 30 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में ये कितना पार करती है, 30 मीटर को पार करती है, 1 सेकंड में 30 मीटर को पार करती है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो अब देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जो डिस्टेंस किसका, लंबाई किसकी, डिस्टेंस जो दूरी होती है वो किसकी, लेंथ किसकी, एक तो प्लेटफॉर्म की और एक रेल की, मतलब ट्रेन की। तो देखिए जो डिस्टेंस हमने माना था वही रखना हमको, x + x - 12, ठीक है, अपॉन स्पीड कितना है हमारा 30 मीटर पर सेकंड। अब टाइम कितना दे रहा था वो, 8 सेकंड, तो टाइम की जगह क्या लिख दो, 8 लिख दो। अब फाइंड क्या करना हमें, डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस 30 को क्या करो आप इधर ले जाओ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए हमें, x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू यानी कि 30 को इधर ले जाएंगे, तो 8 को 30 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो कितना आएगा, 8 तिया 24, मतलब 240 आ जाएगा। अब x और x क्या हो जाएगा, 2x, x और x कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2x - 12। अब ये 12 जो माइनस का है, हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 12 को इधर ले जाना पड़ेगा। तो इसको हमने 12 में क्या कर दिया, इसमें क्योंकि माइनस का है इधर जा क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2 का 2, 4 और 1 5, और 2 का 2, 252 आ गया। इसका मतलब क्या है, 2x की वैल्यू कितनी हमारी, 252 है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 252 में क्या करो आप, 2 का भाग दे दीजिए। तो 2 का भाग दे, क्योंकि ये इसके साथ गुणे में है, इधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए 2 का भाग कितनी बार गया, इसमें 1 बार गया, फिर 2 बार गया, फिर 1 बच गया पीछे, 6 बार, 126 आ गया। इसका मतलब हमारी जो प्लेटफॉर्म है इसकी लंबाई कितनी है, 126 मीटर है, ठीक है। अब हमें क्या पूछा था, ये तो पूछा था, हमने क्या माना था, 126 मीटर। हमने जो x के वक्त x क्या माना था, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी थी, प्लेटफॉर्म की लंबाई माना था ना, तो वही हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 100 ऑफ दिस क्लास। देखिए किसी धनराशि पर 8 मास का साधारण ब्याज 8% वार्षिक ब्याज की दर से 240 रुपये है, तो वह धनराशि क्या होगी, वो धनराशि मतलब हमारा मूलधन, हमारा मूलधन। इसका मतलब क्या क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 8 महीने। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वर्ष में बदलना पड़ेगा, ईयर में बदलना पड़ेगा, साल में बदलना पड़ेगा। तो क्या करोगे, 12 का भाग दोगे। इसका मतलब कितना महीना, कितना साल हो गया, 8/12 वर्ष, ठीक है। फिर रेट क्या है, मतलब दर क्या है, उसकी दर है 8%, कितना है 8%। फिर क्या बोला है, ब्याज दे रखा है, ब्याज कितना दे रखा है 240। अब मूलधन फाइंड करना है, तो देखिए बहुत आसान है, एकदम सिंपल है। जब आप भी आपको देखिए ब्याज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल गुणा रेट इनटू टाइम अपॉन 100। अब इसी फॉर्मूले को बेस मानते हुए आप क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों को फाइंड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। यदि इन तीनों में से 2 दे रखी हो, एक चीज़ नहीं दे रखी हो, तो बहुत ही आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए इधर, अब जैसे मान लो अब यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, मूलधन फाइंड करना है। तो सबसे पहले यही बता देते हैं आपको, मूलधन, ठीक है। मूलधन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्याज
ये 100 डिवाइड में, इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा में, ठीक है, अपॉन में, ये जो ये डिवाइड में है ऊपर जाके क्या मल्टीप्लाई में है, इधर नीचे जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड में, आर इंटू टी। अब देखिए मूलधन फाइंड ब्याज कैसे होता है, 240 गुणा 100 अपॉन रेट कितना 8 था और टाइम कितना था हमारा 8/12, 8/12। अब देखिए 4 से कट गया ये 2 बार और ये 4 से कट गया 3 बार। अब 8 दूनी 16। क्या करना है आपको, क्या रखना है, इसी को आप रखिए। मूलधन फाइंड करोगे, ब्याज कितना है 240 गुणा 100 अपॉन में रेट कितना है 8%, मल्टीप्लाई बाय कितना है हमारा टाइम कितना है 8/12, ठीक है। देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। 8 से 4 से कट गया 2 बार, ये 4 से कट गया 3 बार, ठीक है। अब 208 से मिलोगे 16 कितना हो गया 16, मतलब 240 को आप जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24 पंजा 24, मतलब 24 गुणा 24 को 1 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 24 का 24 आएगा, 1 2 3 0, ये 3 0 डिवाइड बाय क्या है हमारा 8 दूनी 16/3, सॉरी 16/3। और जब इसको हम वापस सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3/16। 8 से कट गया ये 2 बार, ये 8 से कट गया 3 बार, ठीक है। अब 3 तिया 9, मतलब कितना आ गया 9,000 डिवाइड बाय 2। 9,000 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारा 4500 रुपये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हमारा मूलधन कितना था 4500, ये सही हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।